सर जैसे हमें फरवरी में छुट्टियां मिलेंगी तो मार्च में हमारी क्लास कब से स्टार्ट होंगी दोबारा? बेटा अगर आपको फैब में, देखो आपको फैब में मिड फैब से छोड़ा जाएगा, है ना। यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम मिड फैब से, लेकिन आपको मार्च में जब तक आपके पेपर चलेंगे ना तब तक आपको क्लासेस आपकी नहीं होगी। तो आप ये मान के चलो कि लास्ट वीक तक तो नहीं होगी मार्च में, ठीक है। ओके। मार्च वीक से पिक कर सकते हैं हम, या तो मार्च के लास्ट वीक से या अप्रैल से हम पिक करेंगे क्लासेस को। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग रीच आउट नहीं कर सकते। आप लोगों का जैसे पेपर खत्म होता है, आप मुझसे, आपके पास मेरा नंबर है, सबके पास, you all have my number, right? So you can ask for questions, you can ask for doubts, okay, you can always reach out to me ना। बात तो कर ही सकते हो तुम लोग मुझसे और बाकी टीचर्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी, राइट। तो आप लोगों का जब भी पेपर खत्म हो जाता है आप लोग इन्फॉर्म कर देना कि सर पेपर हो गया है, ऐसा हुआ है, ठीक है। और फिर हम कंटिन्यू करने लगेंगे प्रिपरेशन हमारी, ठीक है। हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस। ओके, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी, जैसा कि आप लोगों ने बोला थोड़ा थ्योरी भी देखना है, थ्योरी को देखते हुए चलते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पहली बार ही पढ़ रहे हो आप 11th के टॉपिक्स को मेरे से। तो हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपनी स्पीड को पेस अप करेंगे, ठीक है। पेस अप का मतलब, अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कराऊंगा बेसिक पढ़ाते हुए, लेकिन उसके बाद मैं अज्यूम करके चलूंगा कि तुम लोगों को थोड़ा सा आता है और हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पूरी, डोंट वरी अबाउट थ्योरी, लेकिन आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बेसिक्स अगर कंप्लीट नहीं हो पाए तो क्वेश्चंस में फिर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करने में टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तुम्हारे बोलने पे थ्योरी करा रहा हूँ मैं, अब कंसंट्रेशन लूज मत करना बिल्कुल भी अपना। चलो, यस सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम सबको पता है क्या होता है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, or if a body is in motion it will remain in motion until or unless, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता, या राइट। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है इसकी, ठीक है। तो जब तक अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता तो ये बॉडी ऐसे ही रहने वाली है क्या? यस सर। ठीक है, यही रहने वाली है। एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी यही रहेगी और t इक्वल्स टू t सेकेंड पे भी यही रहेगी, ठीक है। इट विल रिमेन हियर ओनली। बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। सर। यस ठीक है। सर। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया भी बोलते हैं क्या इस प्रॉपर्टी को? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई इनर्शिया? सर इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वेरी गुड। इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, और रेस्ट। एक ही बात है, वैसे मोशन भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि मोशन अगर नहीं हो रहा है वो भी एक तरह से मोशन का ही पार्ट है। इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी यानी कि कोई बॉडी चेंज नहीं कर पा रही, ठीक है। उसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सबसे बढ़िया तरीका समझने का, जैसे कि हम विंटर्स में जब सो रहे होते हैं, ठीक है, तो सुबह सुबह जब उठने का टाइम आ जाता है तो नहीं उठा जाता ना, नींद लेने का मन यस करता सर। है ना। यस सर। उसको मैं बोलता हूँ इनर्शिया ऑफ स्लीप। क्या हो जाएगा वो? इनर्शिया ऑफ स्लीप। स्लीप। अब ऐसा कुछ एक्चुअली में नहीं होता है, एक्चुअली में मतलब पेपर में मत लिख के आ जाना, ठीक है, एग्जाम में मत लिख के आ जाना। ये इनर्शिया ऑफ स्लीप एग्जाम्पल है इनर्शिया का, ठीक है। नींद का इनर्शिया ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बताया वो केवल, है ना, कि भाई अगर नींद आ रही है सर्दियों में तो उठा नहीं जा रहा है है ना। तो बॉडी जो है आपकी, उसकी इनेबिलिटी तो हुई वो, कि वो जाग नहीं पा रही यस है ना। सर। यस सर। तो कब यस। जागेगी? इनर्शिया से कब निकलेगी बॉडी? जब मम्मी का एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, है ना।
जब मम्मी या पापा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे कान के नीचे 2 न्यूटन का फोर्स, है ना, तो आपकी बॉडी अपना स्टेट चेंज कर देगी। अरे बोलो भाई हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, समझ में आया? sir. एक्सटर्नल फोर्स से कैसे बॉडी चेंज कर लेती है अपना स्टेट ऑफ मोशन। Yes, sir. Yes, sir. इनर्शिया का सबसे बड़ी एग्जांपल है ये, मजा आ जाता है इसको देख के, सीख के, मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्सेस की बात कर लेते हैं पहले तो। सिंस हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ चुके हैं तो अब फोर्सेस आने लगेंगे, फोर्सेस इंट्रोड्यूस होने लगेंगे। सबको पता है फोर्स होता क्या है, फोर्स की डेफिनेशन तो नहीं बतानी पड़ेगी किसी को, No, sir. ठीक है। किसी भी तरह का पुश या पुल, फिजिकली तो हम ऐसे ही बात करते हैं। फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो फोर्सेस जो कैटेगराइज है ना, जो ग्रुप्ड है, वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में ग्रुप्ड है। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। ये 4 टाइप के फोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वीक फोर्सेस, एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं क्या? ये वाला पढ़ते हैं हम, हमारे सिलेबस में है ना। और Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारे सिलेबस में पढ़ा भी हुआ है आप लोगों ने, और न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। Yes, sir. न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। सो इंटरेक्शन बिटवीन मासेस अगर हम कर रहे हैं बात, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। अगर चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। दोनों ही बहुत ज्यादा रेंज रखते हैं, दोनों की रेंज बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर होती है। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स या दो चार्जेस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हैं तो भी उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सन और अर्थ, कितना ज्यादा डिस्टेंस है उनके बीच में? बहुत ज्यादा है ना, मैसिव डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। फिर भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। Yes, sir. अर्थ पे भी सन की ग्रेविटी लग रही, सन पे भी अर्थ की लग रही, थोड़ी ना थोड़ी, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी। और न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या है ये? बहुत Short range force. शॉर्ट रेंज को डिफाइन करना जरूरी है। जब आप शॉर्ट रेंज बोलोगे, अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप कौन सी रेंज को शॉर्ट रेंज बोलोगे? आप 1 मीटर को शॉर्ट रेंज बोल दोगे? अरे तुम्हारे हिसाब से तो शॉर्ट ही है ना वो। Yes, sir. मीटर अगर तुम्हें कोई बोलेगा, समझो इस बात को, इस बात को ऐसे लाइटली मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इस बात पे। अगर आपको कोई 1 मीटर बोलता है तो आप उसको शॉर्ट रेंज मान लोगे, आप बोलोगे सर 1 मीटर कितना होता है? इतना सा होता है, शॉर्ट रेंज ही तो हुआ सर, इसमें क्या दूर है ना। एक तरफ तो हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, सन और अर्थ की बात कर रहे हैं, जो कि कितने ज्यादा डिस्टेंस पे है ना। अर्थ की तो रेडियस ही सर 6400 किलोमीटर होती है, और आप उसके सामने 1 मीटर बोल रहे हो, तो शॉर्ट रेंज ही तो हुआ वो, राइट। तो उसको न्यूक्लियर फोर्स में कैटेगराइज कर देते हैं फिर। वो लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Good, sir. अरे नहीं कर सकते भाई। न्यूक्लियर फोर्स में कैसे कैटेगराइज करोगे? 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होना चाहिए डिस्टेंस, इतना रेंज कम होना चाहिए, तब जाके आप न्यूक्लियर फोर्स में इसको कैटेगराइज कर पाओगे। बेटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में इंटरेक्शन हो रहा है। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो प्रोटॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में लगता है। बट एटम के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में लगता है ना न्यूक्लियर फोर्स तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ महेश बोलो, कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? नो सर। आपका हाथ ऊपर हो गया था। हाँ भाई, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो कितना ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से? इतना ही होते हैं भाई, बहुत कम होते हैं, Yes, sir. है ना। Yes, sir. मीटर्स में जो फोर्सेस होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होंगे, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर्स, फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? Phantom. फेम्टोमीटर, फेंटोमीटर। ठीक है। इस रेंज का जो फोर्स होगा, फेम्टोमीटर की रेंज का, वो होगा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स भी पढ़ लिया अब तो तुमने, ठीक है। रिस्पॉन्स, Yes, sir. तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए। पढ़ा था ना हमने, Yes, sir. साल रखे, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था ना ये सब। जब न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करते हैं तो कितना फोर्स लगता है, जब उनको बाइंड करते हैं तो कितना लगता है ना। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, न्यूक्लियर फोर्स से तो रिलेटेड है वो भी, ठीक है। तो Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्स, ये सब क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस है। क्या है सब है? फंडामेंटल, ठीक है। Fundamental. वीक फोर्स जो इसमें फोर्थ
वाला जो कैटेगरी है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिलेबस में नहीं है। अब मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम क्या होता है? इट इज जस्ट अ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। कोई भी बॉडी है, अगर इसका कुछ मास है और अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो अगर मैथमेटिकली आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आप उस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हो? मोमेंटम। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो भी एक मैथमेटिकल फॉर्म में ही दिया हुआ है ना। अब मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यू श्योर? यस सर। यस सर। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एज इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन होता है उसका। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होता है। इज दैट ओके? यस सर। हाँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालने जाओगे तो आप डायरेक्टली m इंटू वी कर सकते हो, यानी कि आपको वेक्टर नहीं लेना है, वो तो आपको पता ही है वैसे भी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अच्छा, मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप केजी और मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर। केजी मीटर पर ठीक है, इट चेंजेस विद चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि जैसे जैसे डायरेक्शन और स्पीड चेंज होंगे आपका मोमेंटम भी चेंज होगा। स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो मोमेंटम की जब भी बात होगी वेलोसिटी की। इज दैट कूल? यस सर। आगे चलते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए एक मास लेते हैं, मास m, और उस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं, F1 F2 F3 F4, है ना, ये सारे फोर्सेस लगाते हैं। अब अगर मास मास पे फोर्स लगाओगे, पहले तो उसकी वेलोसिटी v होगी, है ना। अगर आपने कुछ टाइम dt तक फोर्स लगाए रखा तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? अरे यार, अगर किसी मास पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना। यस सर। तो ये जो चेंज होता है वेलोसिटी में, इसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होती है ना। यस सर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी आपको यही बताता है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सेलरेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करता, वो बात करता है चेंज इन मोमेंटम के बारे में, है ना, कि आपका जो मोमेंटम है, क्योंकि देखो ना, समझो ना बेटा, कोई मास m है, उसकी वेलोसिटी पहले v थी, राइट। इस पे तुमने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। यस सर। अब इस मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? v प्लस dv, बढ़ गई है वेलोसिटी फोर्स लगाने से। यस सर। तो इसका पहले इनिशियल मोमेंटम जो कि था वो कितना था? m इंटू वी था क्या? यस सर। ठीक है, और अब इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है? m इंटू वी प्लस dv। ये बात समझ में आती? यस सर। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो जाता है, टाइम के साथ फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और यही न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बोला था कि जो आपका फोर्स होगा वो होगा आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, यानी कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ में, राइट? यस सर। यस, so the value of सर net external force is equals to rate of change of momentum of the body on which the force is applied, right? कुछ पूछना है क्या आपको महेश? बेटा आप कुछ बोल रहे थे बीच में, ठीक है, बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। सेकंड लॉ क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। सर नो सर। सर ठीक है, हाँ भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर इसको फॉर्मूले में लिखना चाहे हम तो हमने लिख दिया एफ नेट इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कौन सा मोमेंट? लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर 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 मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कूल है? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। यस सर। यस सर। ऑलराइट, सो टाइम
dt के बाद आपका मोमेंटम चेंज होकर dp बन गया। टाइम dt में जब मोमेंटम चेंज हुआ, आपका पहले p था, उससे चेंज होकर dp हुआ, मतलब चेंज कितना आया आपके पास, बेसिकली dp आया चेंज, मतलब चेंज को आप dp लिख रहे हो, जो मोमेंटम चेंज हुआ dt टाइम में उसको आप dp लिख रहे हो, है ना। और अगर आप टाइम 1 सेकेंड ले लेते तो ये dt लेफ्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा क्या, यूनिटरी मेथड से, Yes, sir. dt बन जाएगा। ये समझ में आती है बात ये, ठीक है। Yes, sir. एक सेकंड में कितना टाइम चेंज, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, dp बाई dt, ठीक है। और उसको ही तुम क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो एफ नेट वुड बी इक्वल्स टू dp बाई dt। अच्छा, इसको अगर हम हमारे फॉर्मुलेटिक वे में निकालना चाहें, यानी न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मुलेटिक वर्जन जो होता है वो क्या होता है, वो निकालना चाहें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस dp बाई dt को आप लिख सकते हो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे dt तो था ही सही, राइट। अरे चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं ना m इंटू dv। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सो दिस बिकम मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये फॉर्मूला तो तुम्हें 9th क्लास से पता है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि ये केवल उन सिस्टम्स पे वैलिड है जिसका कि मास क्या होता है, Constant. ठीक है। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? आपका मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मास वेरिएबल है तो आप सेकंड लॉ यूज नहीं करोगे, एफ नेट वुड नॉट बी इक्वल टू एम ए अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन की थर्ड लॉ की बात करते हैं। क्या बोलता है भाई न्यूटन का थर्ड लॉ? Every reaction has an equal and opposite reaction. है ना, यही होता है। Yes, sir. यानी कि अगर आप किसी ब्लॉक पे एफ फोर्स लगा रहे हो, तो अगर आपने लगाया है ये फोर्स एफ फोर्स, ठीक है, तो ये ब्लॉक भी आप पे एफ फोर्स लगाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। यही बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल्स ईच अदर, क्योंकि वो दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। एक्शन आपने किया ब्लॉक पे, रिएक्शन हुआ है आप पे। Yes, sir. अगर कोई बोले ना यस सर। कि अगर हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो जाता सर, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग? Yes, sir. Yes. नहीं समझ में आई मेरी बात? No, sir. नहीं बोल सकते. देखो, अगर आपको कोई बोले कि आपने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ब्लॉक आगे क्यों चला गया, आपको कोई बोले कि वो ब्लॉक, आपने जैसे ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ब्लॉक आगे क्यों चला गया, वो तो आप पे अपोजिट और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। और यहाँ पर एफबीडी भी यही बोल रहा है कि सर एफ इधर लग रहा है, एफ एफ अपोजिट लग रहा है, तो एफ माइनस एफ तो 0 हो जाना चाहिए सर। Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. कोई Yes. इफेक्ट ही नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी नो इफेक्ट, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो रहा है सर। यही बोलोगे ना कि सर नेट Yes, फोर्स sir. 0 हो रहा है। यस सर। कभी सोचा इस तरह से, कभी सोचा इस तरह से तुम लोगों ने कि सर एफ नेट तो 0 हो रहा है? अब तुम कंफ्यूज हो गए, तुमने बोला कि यार बात तो सही है, फोर्स तो अपोजिट है, इक्वल भी है, कैंसिल होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए, है ना। फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं ना सर। हाँ, सर क्या हम बोल बेटा? फोर्स हम ज्यादा लगा रहे हैं ना उस पे। ज्यादा लगा रहे हैं? ज्यादा कहाँ लगा रहे हैं बेटा, एफ ही लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ ही लग रहा है रिएक्शन में भी। सर उसके कंपैरिजन में उसके मास से ज्यादा लगा रहे हैं। उसके मास से ज्यादा लगा रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हो आप, मास से ज्यादा लगा यस रहे हैं? नहीं बेटा, ये रीजन नहीं होता। रीजन क्या होता है मैं तेको समझा रहा हूँ, वही तो बता रहा था मैं इनिशियली। जो फोर्स आप लगा रहे हो वो आप लगा रहे हो ब्लॉक पे, राइट। और ब्लॉक जो रिएक्शन लगा रहा है वो लगा रहा है आप पे, तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते ऐसे फोर्सेस को। हम फोर्सेस को तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम नेट फोर्स हमेशा एक बॉडी पे निकालते थे, याद करो। अगर इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है और इसी ब्लॉक पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो आप एफ नेट इक्वल्स टू 5 न्यूटन लिखते थे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir.
अरे याद आ रहा है, बचपन में पढ़ते थे Yes, तुम, sir. ठीक है। यस सर। लेकिन ये Yes, एक sir. ब्लॉक पे लगा रहे हो आप, है ना, जिस ब्लॉक पे 10 न्यूटन लगाया उसी ब्लॉक पे 5 न्यूटन लगाए, राइट। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है, राइट। आप जब किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो तो जो ब्लॉक आप पे लगा रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, तो आप एफ नेट थोड़ी निकालोगे उसका। हाँ, सिस्टम सकते हो, सिस्टम का आप निकाल सकते हो, लेकिन आप सिस्टम का अगर निकाल रहे हो तो फिर आप ब्लॉक को क्यों देख रहे हो? अगर आप सिस्टम, बात समझ में आ रही है मेरी क्या बोल रहा हूँ? अगर आप सिस्टम का एफ नेट निकाल रहे हो तो आप ब्लॉक को क्यों देख रहे हो फिर? क्योंकि तुम देख तो ब्लॉक को रहे हो और कमेंट सिस्टम पे कर रहे हो। सिस्टम कहीं मूव नहीं किया, सिस्टम वही है, लेकिन ब्लॉक तो मूव करेगा ना बेटा। Yes, ब्लॉक sir. मूव करेगा क्योंकि ब्लॉक पे एफ नेट जीरो नहीं है। सबसे जो मेन बात है समझने की वो क्या है कि ब्लॉक पे एफ नेट जीरो नहीं है। Yes. क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. यस सर। ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है विच इज एफ, ठीक है, कूल। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, sir. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। बेसिक चीजें तो तुम्हें सब आती है, मुझे भी पता है, तुम 10th 12th क्लास में हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिक चीजें बता के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आती है, हमसे स्किप हो जाती हैं, और अगर वो चीजें हमें क्लियर हो जाए तो आगे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती है। तुम बोलते हो ना कि सर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके फॉर्मूले भी पता होते हैं फिर भी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनकी अप्रोच ही नहीं बिल्ड हो पाती, है ना, अप्रोच ही नहीं आ पाती सर हमें समझ में। तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हम कंप्लीटली तैयार नहीं होते उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है ना तो आप फॉर्मूला भी इवन याद रखने में इजी हो जाता है, ठीक है। आगे चलें, यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अगर मैं बोलूँ, हाँ बोलो। सर फिर जो ब्लॉक हमारे पे फोर्स लगा रहा है वो कहाँ जाएगी? ब्लॉक हमारे पे फोर्स लगा रहा है, अगर आप ब्लॉक आप पे जो फोर्स लगा रहा है वो अगर ब्लॉक के फोर्स से ज्यादा है, मतलब ब्लॉक के मास से ज्यादा है अगर, तो आप भी डिस्प्लेस करोगे। लेकिन ब्लॉक आप पे जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स का पार्ट है बेटा, ठीक है। Yes, sir. आप पे ब्लॉक फोर्स लगाता है, बिल्कुल लगाता है, लेकिन आप पे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, Yes, sir. लग रहा है ना। अब Yes, तुम sir. ध्यान से समझो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, कभी दीवार को पुश किया तुमने? Yes, sir. Yes, sir. अगर दीवार को पुश करते वक्त तुम्हारी जो सरफेस है वो अगर बहुत ज्यादा स्मूथ हो तो नोटिस किया तुम भी पीछे होने लगते हो। Yes, sir. मिला, अपने सवाल का जवाब मिला तमन, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? अभी जो हम सिस्टम की बात कर रहे थे वो क्या है? पूरी वो जगह जिसमें रिएक्शन हो रहा हो। हाँ, सिस्टम क्या है? या तो एक बॉडी है या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज है जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिनके ऊपर लगने वाले पैरामीटर्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। पैरामीटर यानी फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया। तो आप जब ऑब्जर्व कर रहे होते हो किसी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज को, या किसी एक बॉडी को भी आप सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, तो वो उसको मतलब बेसिकली वो है एक सिस्टम, है ना, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है बेसिकली। बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपकी मैटर ऑफ चॉइस है वो, ठीक है। आपकी मैटर ऑफ चॉइस है ना, आप किसको ऑब्जर्व करोगे, Yes, sir. यस सर। बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज टू बी ऑब्जर्व्ड, जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। और ये आपकी मैटर ऑफ चॉइस होती है, आपकी इच्छा है भाई, अरे तुम्हारी इच्छा है ना किसको ऑब्जर्व करोगे, मैटर ऑफ चॉइस है आपकी, है ना, आप अपने हिसाब से सिस्टम ले सकते हो। चलो टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, बेसिक फोर्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? कौन से होते हैं भाई? एक तो वेट, जनरली हम एनएलएम में वेट की बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, है ना। एक नॉर्मल फोर्स, More. ठीक है, एक टेंशन फोर्स हो गया और एक स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो ये सब कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो कि हम बात करने वाले हैं एनएलएम में, है ना, बेसिक फोर्सेस हैं ये सारे, राइट। सबसे पहले वेट की बात करते हैं। वेट होता क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ
जिस फोर्स से तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, बेसिकली जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अरे बोलो, वेट हो जाएगा। वेट। दैट वुड बी योर वेट, आपका वेट हो जाएगा। जिस क्या हो जाएगा भाई? जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। समझ में आता है तुम्हें, या तुम ऐसे बस यस सर बोलते रहते हो? सर आता है समझ। हैं? ऐसे झूठ झूठ तो नहीं बोलते यस सर सब कुछ? No, नो sir. सर। अच्छी बात है। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इट डज नॉट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों का। आपको लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है वेट, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट तो करता है, पर वो इस वजह से क्योंकि वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। सेंटर ऑफ अर्थ समझते हो? यस सर। तो वेट को आप लिखते हो बेशक वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड्स का मतलब ये याद रखना कि वो सेंटर ऑफ अर्थ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वर्टिकली डाउनवर्ड्स केवल बोलते हैं हम, क्योंकि हम जनरली वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो फोर्स लेते हैं, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो डायरेक्शन लेते हैं, वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही डायरेक्ट हो रही होती है, इस वजह से हम वो बोल पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना कि आपको क्या बोलना है, कि जो वेट है वो हमेशा किधर की तरफ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। Center of Earth. ठीक है। ऑल्सो इट एक्ट्स ऑन ऑल द मासेस इन ऑल सिचुएशंस। हर सिचुएशन में कोई भी अगर मास है तो उसका वेट होगा कुछ ना कुछ। अरे बॉडी अट्रैक्ट करेगी, Yes, आपका sir. ग्रेविटेशनल फोर्स है तब लग रहा होगा उस मास में डेफिनेटली, अगर अर्थ की वजह से है ना, अगर कुछ ना कुछ मास होगा किसी भी बॉडी का तो। ठीक है, तो ये भी समझ में आता है हमें अच्छे से। अच्छा, वेट जनरली किसके इक्वल होता है भाई? किसी बॉडी का अगर मास m है एम तो जी। लग रहा है वो किसके इक्वल होता है? एम जी। mg के इक्वल होता है क्या बच्चों? Yes, sir. है ना? यस सर। अरे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो यही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। sir. कैसे निकालेंगे इसको? एक्सेलरेशन को g के बराबर कैसे बोलेंगे? क्योंकि अगर किसी m बॉडी है कोई और उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? f/m हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। एक्सेलरेशन को g के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? कि अगर इस बॉडी पे मान लो कोई फोर्स लग रहा है, मान लो कोई फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स क्या होता है भाई? mg। यस सर। ठीक है, और एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को हमें प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है इस बॉडी पे वो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो कैसे लिखेंगे इसको? एक्सेलरेशन हो जाएगा f/m। यस सर। f इक्वल्स टू m होता है ना, यस सर। और f की वैल्यू हमने mg ली है, तो उसको डिवाइड करोगे m से, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ Yes, से sir. प्रूव होगा कि अगर f mg है, अगर फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जो बॉडी पे एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, यहाँ से प्रूव होता है। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और लग कहाँ रहा है ये सब? लग कहाँ रहा है? Downward अगर मैं towards ऐसे the center of मीटर ले लेता हूँ, एम मास, यहाँ पे एम मास, यहाँ पे एम मास, तो ये लग कहाँ रहा है भाई? किधर की तरफ डायरेक्टेड है सब सब मामला? ये towards the center of Earth. टुवर्ड्स द To the center Center of of Earth. सेंटर ऑफ अर्थ। center of the ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोल लो चाहे तो, ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं कुछ चीज होती, जो सही चीज होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको जीवन में? Yes, sir. Yes, sir. जीवन में आए हो तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई? अच्छा, इट्स नथिंग बट अ रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। रिएक्शन पेयर है वो। अरे भाई, अर्थ तुमको mg से पुल कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अर्थ तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये अगर अर्थ ले लूं मैं और इसके ऊपर बॉडी रख दूं m, तो ये भी तो तुम्हें mg फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. mg लग रहा है तो नीचे की तरफ भी mg लग रहा है। Yes, sir. बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. रिएक्शन पेयर हो ये भी। Yes, sir. Yes, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर हुए ये भी, yes, sir. राइट? चलो अगला बात करते हैं, कौन सा होगा अगला? ये डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए। पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये बता देता हूँ।
क्या होता है तुम लोग बताओ, पहले तुम्हें पता होगा वैसे नॉर्मल रिएक्शन। सर जो वेट ऑफ द बॉडी के ऑपोजिट लगता है। जब कांटेक्ट में होंगे दो सरफेसेस, ठीक है, तो जो फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, दैट वुड बी योर नॉर्मल रिएक्शन, राइट। कांटेक्ट में होंगे जब दो फोर्सेस, दो 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 ऑब्जेक्ट्स, तो जो फोर्स आपका परपेंडिकुलर होगा टू द बॉडी, ठीक है, टू आउट द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वो जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट। यस यस सर। सर। यस सर। देख सकते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं ये वॉल है, एक ऑब्जेक्ट है, रॉड एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो जब ये कांटेक्ट में आए जिस पॉइंट पे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने नॉर्मल रिएक्शन बोला, N2 बोल रहे हैं जैसे हम यहाँ पे, है ना। यस सर। ये रॉड यहाँ पे भी ये कांटेक्ट में है, इस सरफेस के भी, लेट्स से कि ये फ्लोर था आपका, तो फ्लोर के भी जिस सरफेस में कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो N1 हो गया। और अपोजिट ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे इसके भी, नॉर्मल रिएक्शन के भी। भाई वॉल जो कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स लगा रही है आपकी रॉड पे, वो ही फोर्स सेम रॉड भी तो लगाएगी, यस सर। वो तो लगाएगी। एक्शन रिएक्शन पेयर तभी तो बनेंगे भाई। यस सर। आ रही है आप लोगों को यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन मार्क कर पाओगे आप कहीं भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो लाइफ में? यस सर। ठीक है, बोलते हो तो मान लेता हूँ, आगे चलते हैं। तीसरा फोर्स की बात करते हैं, टेंशन। जैसे कि यहाँ पे आपको टेंशन शो करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। टेंशन जनरली स्ट्रिंग में होती है, स्ट्रिंग्स की बात करते हैं हम जब टेंशन की बात करते हैं तो, है ना। यस सर। ठीक है, तो टेंशन फोर्स का अगर डेफिनेशन हम पूछना चाहें आपसे कि डेफिनेशन क्या होता है तो बता पाओगे क्या? टेंशन फोर्स का अगर डेफिनेशन पूछना चाहो तो बता पाओगे क्या? मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग से, जो भी समझ में आ रहा है, कुछ भी। पुलिंग या स्ट्रेचिंग फोर्स बोल सकते हैं, पुलिंग या स्ट्रेचिंग फोर्स, ठीक है। यस सर। कोई भी फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, मीडियम है, तो उस केस में जो पुलिंग फोर्स होगा या स्ट्रेचिंग फोर्स होगा उसको आप क्या बोल सकते हो? टेंशन फोर्स, यस सर। ठीक है। या फिर आप रोप या स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो जब आप इसको डिफाइन करो। वैसे तो कोई तुमसे पूछने नहीं वाला डेफिनेशन ऑब्वियसली, ठीक है, बट यू कैन से दैट द फोर्स ट्रांसमिटेड और अप्लाइड इन अ रोप, इन अ स्ट्रिंग, है ना, और वायर, व्हेन इट इज पुल्ड बाय फोर्सेस, ठीक है, जो कि अपोजिट फोर्सेस, व्हेन इट इज पुल्ड बाय अपोजिट फोर्सेस, तो जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है अक्रॉस द रोप या अक्रॉस द वायर या स्ट्रिंग, उस फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन फोर्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है। स्ट्रिंग, वायर, इन सब में जो फोर्सेस लगते हैं वो टेंशन फोर्सेस होते हैं। कोई भी चीज फ्लेक्सिबल हो उसमें भी टेंशन फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। अक्रॉस द मटेरियल जो लगता है उसकी बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यार तुमने ये एक स्ट्रिंग ली, तुमने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, अब तुम इस स्ट्रिंग को मान लो इधर से पुल कर रहे हो एफ फोर्स से, तो ये एफ फोर्स, ये एफ फोर्स इस पे लग रहा है, ये इस पूरे मटेरियल को कौन बताएगा? केवल यही हिस्सा थोड़ी ना आगे जाने वाला है इसका, ये वाला पार्ट भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सारे एंड जाएंगे क्या? यस सर। या फिर अगर इस एंड पे भी एफ फोर्स लग रहा है और एफ नेट जीरो हो जाएगा इस केस में, यस सर। तो ये इस एंड को कौन बताएगा कि इस एंड पे भी फोर्स लग रहा है बराबर, और इस वजह से तुम मूव नहीं कर पा रहे हो? ये कौन बताएगा? टेंशन फोर्स ही तो बताएगा। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लग रहा है ना। तो ये मटेरियल फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको एक तरह से, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम है वो है एफबीडी में टेंशन बनाना सीखना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है आपका एक ब्लॉक, एक और स्ट्रिंग, और एम मास का ब्लॉक आपने यहाँ पे हैंग किया हुआ है, तो इस पे एक तो एम जी फोर्स लगेगा नीचे, ये तो पता ही है तुम लोगों को। यस सर। अब ये स्ट्रिंग अलग है सिंस, तो लेट्स से कि T1 टेंशन लग रही है इस ब्लॉक पे। अब अगर ब्लॉक पे लग रही है तो इसका एक रिएक्शन पेयर भी होगा यस सर। T1 की तरफ, है ना, जो ब्लॉक को खींच रहा होगा। ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है तो ब्लॉक भी खींच रहा होगा स्ट्रिंग को। अरे यार ये स्ट्रिंग है और ये टेंशन है, सॉरी ये ब्लॉक है। तो अगर ब्लॉक को कोई ऊपर खींच रहा है T फोर्स से,
टेंशन फोर्स ही तो है। Yes, Yes, sir. sir. ये ब्लॉक भी स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा होगा क्या, टी फोर्स Yes, से, sir. है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट से, सिंस ये पॉइंट ऑफ जंक्शन है, तो यहाँ से आप ये वाला पॉइंट आपका नीचे की तरफ पुल होगा T3 से, और ऊपर की तरफ पुल होगा T3 से। ठीक है, ये पॉइंट, और ऐसे ही यहाँ पे T2 भी बना सकते हो आप। तो सबको टेंशन ड्रॉ करना आया, कैसे करेंगे हम? Yes, sir. ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। मेरी स्क्रीन, मेरा वो वीडियो विजिबल नहीं है क्या बच्चों? Yes, sir. Sir, visible. विजिबल है, मतलब आई एम विजिबल टू यू गाइज ना? Yes, Yes. sir. और स्क्रीन? Visible. Yes, screen भी चल रहा है. ठीक है, कूल कूल कूल। ठीक है, सो टेंशन फोर्स इज द फोर्स ऑफ स्ट्रिंग्स प्लस फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग द टेंशन इन द एंटायर स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अगर मासलेस स्ट्रिंग है, ये बात ही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना कि अगर मासलेस स्ट्रिंग है, यानी कोई मास नहीं है स्ट्रिंग का, तो जो टेंशन है पूरे स्ट्रिंग में कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती। पूरे स्ट्रिंग में कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती। तो ये जनरली क्वेश्चन में लिखा भी होता है, पढ़ा, ध्यान दिया हो आपने तो, फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, नाउ इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे। कभी भी आप टेंशन ऐसा ऐसा देखा है आपने कभी कि ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ये स्ट्रिंग लगी हुई है एम मास से, और आप इसको ऐसे की तरफ टेंशन बना रहे हो, कभी ऐसा देखा है क्या? ऐसे No, नहीं sir. देखा, है ना? No, sir. हमेशा वो ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ दिखेगा आपको, अपोजिट, क्योंकि स्ट्रिंग में लग रहा है ना बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं लग रहा है। राइट, जो ऑब्जेक्ट पुल भी कर रहा होता है, वो भी इसलिए कर रहा होता है क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है ना? क्योंकि टेंशन जो है वो आपका है ही फ्लेक्सिबल चीजों के लिए, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गई, वायर्स हो गए। राइट, समझ में आ रही है ना बात सबको? टेंशन किन चीजों के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट्स में लगता है? अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो फोर्सेस भी डिफाइन करने पड़ते हैं अलग अलग। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है तो बेसिक्स हैं सारे, तो आपको ऑलरेडी पता भी थे काफी। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता, बस आपको सारे पैरामीटर, सारे फोर्सेस किसी एक डायग्राम में, जो भी आपका डायग्राम है, जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, उसमें मेंशन करने होते हैं। ठीक है, वही आपका फ्री बॉडी डायग्राम होता है। अगर आपके डायग्राम, अब अगर आपके सिचुएशन में, आपके क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 है, तो उन ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 पे या आपके सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, मोस्टली हम फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस ही मेंशन करते हैं, पर अगर आपको स्टडी करना है तो आप उसमें एक्सेलरेशन भी बना सकते हो, वेलोसिटी भी दिखा सकते हो, है ना, दिखा सकते हो, बट फ्री बॉडी डायग्राम इज जनरली फॉर फोर्सेस। ठीक है, बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एम ब्लॉक है, जो कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर रखा हुआ है, तो इस पे कोई ऐसे नहीं बना देना एम जी, ये गलत है ना? वर्टिकली डाउनवर्ड्स बनाएंगे ना भाई, अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये है तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना एम जी, तो Yes, sir. ये बात समझ में आती है सबको? Yes. Sir. तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1 ब्लॉक का बन गया M1 जी। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स बन लगेंगे कि यहाँ से? कांटेक्ट फोर्स हमेशा यहाँ से लगाते हैं, ये जो लोग ऐसे बनाते हैं ना एफबीडी में, देखा होगा आपने, ये एन बना दिया ऐसे और ये एमजी बना दिया ऐसे। Yes, sir. ऐसे नहीं बनाना है नॉर्मल रिएक्शन। एमजी तो ठीक है, एमजी आप सेंटर से बना रहे हो, समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास से आप ले रहे हो, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सॉरी, लेकिन आपको जो नॉर्मल रिएक्शन बनाना है वो हमेशा सरफेस से बनाना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आती? Yes, sir. Green. एम आई ऑडिबल बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, Yes, सॉरी, sir.
आई गेस मेरा लैपटॉप एकदम से स्विच ऑफ हो गया था, तो दैट्स व्हाई मे बी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई होगी। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन फिर से। कहाँ पे थे हम लोग? एफबीडी बनाना सीख रहे थे आई गेस, है ना? Yes, sir. ओके ओके, वेट वेट वेट। दिख रही है क्या स्क्रीन बच्चों? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर दिख ओके Yes, sir. चलो, तो कौन कौन से फोर्सेस हो जाएंगे? तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा M1 ब्लॉक पे, एक M1 जी हो जाएगा। अब इस M1 ब्लॉक को तुमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके, एक पुली के ऊपर से निकाला हुआ है। ये पुली बोलते हैं इसको, पता है ना सबको? ये तो Yes, sir. पुली क्या होती है ना? जो बैलेंस करने के लिए होती है ऑब्जेक्ट्स को। तो एक पुली से निकाला हुआ है दूसरी स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग को, और यही स्ट्रिंग आपकी M2 ब्लॉक से कनेक्टेड है, जिसका भी आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, जो कि आप बना लोगे बहुत इजीली, क्योंकि M2G आपका लगेगा वेट नीचे की तरफ, है ना? और ये स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी इस ब्लॉक को ऊपर पुल करने के लिए, जो आएगी टेंशन T, और इसका एक रिएक्शन पेयर बनेगा जो कि इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने T लिया है। क्या ये आपको समझ में आया? यहाँ पे और इस जगह, दोनों जगह T क्यों लिया है मैंने? बेटा हाँ या ना बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. एक पुली है, अब ये सेम स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग यहाँ पे है लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में है। इसके ऊपर से तो जा रही है ना भाई ये? Yes, अरे इसके sir. ऊपर से जा रही है। तो अगर इस ब्लॉक को ऊपर कोई पुल कर रहा है टी से, तो इस ब्लॉक को भी ऊपर टी से पुल हो रहा है ये ब्लॉक भी फिर। Yes, sir. ठीक है, एक्शन रिएक्शन, इस टेंशन में टी लगेगा नीचे, मान लो कि ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे टी से पुल कर रहा होगा, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन दोनों ब्लॉक्स पे बराबर टेंशन से ऊपर पुल किया जाएगा कि दोनों ब्लॉक्स को, अगर sir. ऑब्वियसली एक ही स्ट्रिंग है तो, कॉमन स्ट्रिंग है तो। ठीक है, कॉमन स्ट्रिंग है ना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन नहीं बना रहे हैं, स्ट्रिंग में बना रहे हैं हम टेंशन, है ना? ऑब्जेक्ट में नहीं बनानी है हमें टेंशन, हमें स्ट्रिंग में बनानी है। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए बेसिक फोर्सेस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करने हैं। कर लोगे भाई? Yes, sir. अरे हाँ ना बोला कर। यस सर ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने कहा अब आप अपने थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया है मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है, और मेन जो है वो तो क्वेश्चन ही है बेटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बतानी रह गई, इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या होता है? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मैंने ऐसा बोला, तो कब होगी वो? F net जब 0. वेरी गुड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना इक्विलिब्रियम में है कोई बॉडी, तो उसका मतलब क्या है कि उस पे एफ नेट यानी नेट फोर्स उस बॉडी पे कितना होगा? 0. 0। Zero. क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, sir. नेट इज नीड्स टू बी 0। ठीक है, अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे नॉन जीरो होगा, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, तब क्या होगा उस बॉडी के साथ में? इफ एफ नेट वुड बी नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है तब क्या होगा इस बॉडी के साथ में? ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, Yes, sir. देन एफ नेट वुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो ना, तो इस चीज को Yes, भूल sir. क्यों नहीं रहे हो? अरे यार, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है नेट फोर्स और उसका जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कॉज होगा ना उस बॉडी में, Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो कौन बोलेगा इसको? हाँ, चलो क्वेश्चन करें। Yes, sir. हाँ जी सर. यस ब्लॉक है, स्टेशनरी ग्राउंड पे लाई कर रहा है, और आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से बना देते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ही। एक तो मान लो तुम ऐसे 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg, ठीक है, ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है ये। बताओ भाई, एफबीडी बनाओ, अपनी अपनी इसमें बनाओ, नॉर्मल वैल्यू भी बताओ, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी बताओ, और अपने कॉपी में बना लो जल्दी से। Okay, sir. कितना आ रहा है बताओ? 49. 49? अरे जी की वैल्यू 10 लेनी है बेटा। 50 आएगा. इसमें नीचे की तरफ लगेगा 50, 5 इंटू जी लगेगा ना, 5 इंटू 10। Yes, sir.
9.8 लेके सॉल्व किया था तो 49 आया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बट G10 ले लेना जनरली, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कितना लग जाएगा बैलेंस करने के लिए इसको? 50 न्यूटन 50. रिएक्शन sir. वुड बी Yes, sir. 50 न्यूटन, और इसका एफबीडी भी यही बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक से ज्यादा ब्लॉक ले लेते हैं, है ना। लेट्स से कि एक 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक है। केक बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो केक बना हुआ है, इसका तुम नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू बता दो। नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू होगी इसमें, है ना, N1 N2 N3। समझ में आता है ना तो सबको? Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई, जल्दी से बता दो। सर जो mg होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होती है ना? अगर किसी बॉडी का मास m है तो उस बॉडी पे, उस बॉडी का जो वेट है उसको बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन होती है वो जनरली नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है, हमेशा नहीं। ओके सर. हमेशा नहीं, क्योंकि नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशंस को हमेशा से। हमेशा थोड़ी n इक्वल्स टू mg होगा, ये बात तो क्लियर है ना सबको? इसको लिख भी दूं क्या मैं कहीं पे? n इज इक्वल्स टू mg, नॉट ऑलवेज। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हमेशा नहीं होता ऐसा। ठीक है, अभी केसेस आएंगे आगे क्वेश्चंस में बहुत सारे जिसमें ऐसा नहीं होगा। ओके सर. बताओ भाई, चैट में आंसर लिख देना। तीनों नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू बतानी तुम्हें, N1 N2 N3। हाँ भाई, आ गया क्या? 20 10 20 न्यूटन, 100 50 80 100 80 50 20 10 10, इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं बच्चों? अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? N1 की वैल्यू कितनी आई है? N1 कौन सा है? अच्छा, N1 कौन सा ले रहे हो तुम? 2 kg वाला ही ले रहे होगे आई गेस। Yes, sir. 2 सर kg, 5 kg और 3 kg के बीच वाला ले रही. 5 kg और 3 kg के बीच में, हाँ दो सरफेस है ना, S1 और S2 दो सरफेस बनेंगे। ठीक है, यस सर. 2 kg और 3 kg के बीच में, और एक 5 kg और ग्राउंड के बीच में बनेगा S3। तो 3 सरफेसेस यस बनाओगे ना, 3 यस सरफेस नॉर्मल रिएक्शन दोगे आप, है ना। तो क्वेश्चन भी जो था ना आपका, वो यही था कि आपको तीनों सरफेसेस पे बनाना था। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। एक तो ये हो गया सरफेस S1, एक ये हाँ जी. सरफेस हो गया S2, और एक ये सरफेस हो गया S3। तो तीनों सरफेसेस पे आपको बताने थे, राइट। अभी जो S1 है, S1 पे अगर हम बनाए FBD बनाए मान लो इसका, तो ये 2 kg का ब्लॉक जो है उसका वेट होगा 20 न्यूटन नीचे। तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, वो कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा क्या? Yes, sir. यस सर.
ठीक है। ऐसे ही अगर हम S2 का बनाए तो इस पे अगर हम दोनों ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन ले लें तो कितना लग रहा है टोटल नीचे की तरफ? 50. 50 न्यूटन लग रहा है। 30 प्लस N1, 30 प्लस N1, ठीक है। N2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 30 प्लस N, N1. ठीक है। तो ये जो N2 है तुम्हारा, जो N1 होगा उसका भी तो एक्शन रिएक्शन लगेगा बेटा। अगर N1 फोर्स ऊपर है तुम उसको बोल mg रहे हो, दैट इज फाइन, लेकिन अगर N1 का रिएक्शन पैर हम देखें तो भी तो नीचे की तरफ ही लग रहा है ना, नीचे की तरफ भी तो लग रहा है इस पॉइंट से। Yes, अरे sir. एक्शन रिएक्शन पेयर तो बनेगा ही ना उसका, तो उसको तुम mg बोलो, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, mg है वो बकायदा। लेकिन अगर आप नॉर्मल फोर्सेस की बात कर रहे हो केवल, और अगर आप N2 की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे तो 30 प्लस N1 ही, mg लिख सकते हो आप उसको। बात समझ में आ रही है ना सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? आप उसको mg लिख सकते हो, लेकिन अगर आप N1 के टर्म्स में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? N2 इक्वल्स टू 30 प्लस N1। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. ठीक। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 50 Yes, sir. फॉर द Yes, sir. S3, for S3 it will be equals to, it will be equals to कितना आ रहा है भाई N3 की वैल्यू? N3 की वैल्यू कितनी आ रही है? N3 would be equals to 50 N2, Yes, sir. 50 प्लस N2। क्या ये समझ में आया? ये वाली इक्वेशन समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आएगा 20 50 100, 20 50 100। अब बताओ क्लियर है या नहीं हुआ? Yes. आ गया समझ. ठीक है। अब इतने गलत आंसर क्यों आए मुझे समझ में नहीं आया, बट आई होप कि आने वाले टाइम में तो अब सही करोगे तुम बाकी के क्वेश्चंस, है ना? समझ में तो आया है ना सबको? Yes, sir. आ गया. रिएक्शंस के रिएक्शन पेयर लो और इक्वेशन में डालो, सरफेस को ध्यान में रखते हुए, और आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्या बोलते हो? स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कर लें एक? Yes, हाँ sir. जी सर. ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो ब्लॉक्स ले लेते हैं, दो ब्लॉक्स ले लेते हैं, दोनों का फिलहाल मास सेम रखते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको। एक ब्लॉक है, उसको आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया दूसरे ब्लॉक के साथ, ये भी मास है में, ये भी मास है में। ठीक है। ये आपका एक रूफ बोल दो, सरफेस बोल दो, जिससे कि स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है। आपको क्या निकालनी है? टेंशंस निकालनी है स्ट्रिंग में। तो दो टेंशन आएगी आई गेस, T1 और T2, दो अलग अलग Yes, स्ट्रिंग। sir. दोनों की वैल्यू बता दो जल्दी से, दोनों की वैल्यू बता दो जल्दी से, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें इसमें। अरे अभी बोला टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी टाइम लगा रहे हो तुम लोग तो। बेटा एफबीडी बनाना नहीं सीखे हैं क्या हम? ठीक है. अरे डिस्कस करना है क्या? बेटा एफबीडी बनाओगे तो ब्लॉक का बनाओगे ना, ब्लॉक पे बनाओगे ना। Yes, sir. हम Yes, वो sir. बना के देखो ना। चलो देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। लेकिन अगले क्वेश्चन से आपको खुद को करना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस, मतलब अगले क्वेश्चन से आप खुद अटेम्प्ट करोगे। T1 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2 कैसे आ सकता है बेटा? T1 इक्वल्स टू T2 नहीं है, आंसर गलत है। इधर देखो मैं सिखा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें क्लियर कर दे। बढ़िया हुआ मैंने ले लिए ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, वरना मुझे लग रहा था तुम्हें आते होंगे ही। अब देखो ध्यान से समझो, अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आगे से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ठीक है। दोनों मास सेम है, इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. नीचे से स्टार्ट, इसको मैं ले देता हूँ फर्स्ट ब्लॉक, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड ब्लॉक। तो इस फर्स्ट ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में जो, अच्छा मैं फोर्सेस सारे दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। स्क्रीन एग्जिट हो गई है आई नो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं वापस से
शो करता हूँ। क्लास लीव करने की जल्दी होती है, बताओ बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, क्लास लीव क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, अभी शो हो रहा है क्या? इज इट शोइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो आई एम यूजिंग वाइट कलर फॉर दिस। ठीक है, एफबीडी में जो जो हम फोर्सेस मेंशन करेंगे, तो ये एमजी है नीचे की तरफ। Yes, sir. लेट से कि इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ स्ट्रिंग T1 से पुल कर रही है, राइट? तो पहला इक्वेशन तो मेरा T1 इक्वल्स टू mg नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस वाले ब्लॉक के लिए T1 इक्वल्स टू mg हो जाएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अगर T1 ऊपर लग रहा है तो T1 नीचे भी लगना चाहिए। Yes, 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 sir. sir. क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो आप Yes, sir. Yes, sir. चीज आपको ये बनानी थी। इसके बाद अब आप सेकंड ब्लॉक को ले लो और इस पे आप सारी चीजें बनाओ, ठीक है? इसकी आप एफबीडी बनाओ। तो मैं यही बना रहा हूँ, नीचे की तरफ लग रहा है mg, Yes, sir. तो हाँ या ना? Yes, नीचे sir. और T2 लगेगा ऊपर की तरफ, कोई दूसरा टेंशन दूसरे स्ट्रिंग में, Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाले सरफेस को नीचे की तरफ T2 से पुल करेगा ये, एक्शन Yes, रिएक्शन। sir. ठीक है, तो अब ब्लॉक 1 पे तो तुमने निकाल लिया, ब्लॉक 2 पे जब तुम निकालोगे, ब्लॉक 2 पे जब तुम निकालोगे तो ब्लॉक पे निकालोगे, ब्लॉक पे। ब्लॉक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखो ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस वाले ब्लॉक को देख रहा हूं मैं अलग से, इस वाले ब्लॉक को अलग से देख रहा हूँ। नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं? T1 और mg. mg. और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है इस पे? T2. T1 तो बन equals जाएगी to. इक्वेशन T2 इक्वल्स टू T1 प्लस mg, नहीं बनेगी क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो T2 इक्वल्स टू mg प्लस mg नहीं बनेगा क्या? Yes, sir. देखो, इसमें पुट करूंगा ना, Yes, अरे इसे sir. पुट करूंगा ना, Yes, sir. अब बताओ समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, सबको sir. समझ में आया कैसे करना है, एफबीडी कैसे बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, चलो अगला सवाल आप खुद करेंगे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। लेट से होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, अभी नहीं करना, ठीक है? बस बता रहा हूँ, ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर, अच्छा एक्सेलरेशन दे देते हैं इसको, ये नहीं देते हैं, एफ नेट निकालने में आसानी होगी। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है ये, ठीक है? और तुमको बताना है नॉर्मल रिएक्शन, हो जाएगा आई गेस? फोर्सेस मेंशन्ड Yes, है, sir. एफबीडी बनाना है, एफ नेट निकालो, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए करो। क्या करोगे? एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है? Yes, sir. एक्सेलरेशन है ऊपर, एक्सेलरेशन दे रखा है सिस्टम का ऊपर, ठीक है? और तुम्हें निकल जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है भाई? Yes, सर sir. नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो फोर्स कैसे? बेटा नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो उसमें एफ नेट जब निकालोगे तो एन के टर्म्स में निकलेगा एफ नेट, यस सर। में, है ना? वेरिएबल होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाल दोगे आप? जब तक आप एफ नेट इक्वल्स टू एम ए नहीं करोगे, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे? क्या आप नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्ट एम जी से बैलेंस कर सकते हो क्या यहाँ पे? नो सर। रीजन बताओ क्यों नहीं कर सकते, रीजन बताओ। तो वो मूव कर रहा है। क्योंकि वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, केवल नॉर्मल रिएक्शन और एम जी नहीं लग रहे, इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को क्या बोलोगे? एम ए, यस सर। ना? एम इंटू ए, ये भी तो लग रहा है फोर्स ही तो होता है। अरे एफ इक्वल्स टू एम ए बोलते तो हो तुम, एम ए भी यस सर। फोर्स है ना, तो एम ए को भी तो कंसिडर करोगे एफ बी डी बनाते वक्त, है ना? हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है? चलो भाई, ये बाकी इसको ट्राई कर लेंगे। हाँ तो ट्राई करके देखेंगे। नहीं करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगली क्लास में एनएलएम को कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो भी जाएगा कंप्लीट ये, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में भी यही पढ़ेंगे हम। अभी आप इसके बेसिक क्वेश्चंस लगा सकते हो, ट्राई करो, चाहो तो डीपीपी वगैरह है तुम्हारे पास शीट में सब अवेलेबल, डीपीपी आप थोड़ी सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, बाकी तो मेन टारगेट तो आपका ये सब नहीं है, मेन टारगेट है आपका मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन, तो इस पे फोकस करो। ठीक है, रिवीजन चालू रखो अपना, सारे फॉर्मूला रिवाइज करो, सब कुछ जब हो जाएगा तो बताना मुझे, कोई दिक्कत आती है तो। कूल, Yes, sir. आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है। Bye.